हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिराज महमूद फ्रॉम knowledgecherry.com एंड जिस तरह हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था, कुछ स्टेप्स हमारे ऑन पेज एसईओ के रह गए थे। जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताता चलूँ, हमने कुछ इंटरनल लिंकिंग के बारे में पढ़ा था, ब्रांड रिकॉग्निशन लिंक्स के बारे में पढ़ा था एंड स्टॉप रेप्लिकेशन के बारे में। और फर्दर देखा जाए तो हमने इंपॉर्टेंट पेजेस के बारे में पढ़ा था, जो कि एसईओ के और एड नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं। और इन टॉपिक्स की आउटलाइंस के साथ हमने पिछला लेक्चर को क्विट किया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा इसी चैनल से पिछला एसईओ ट्रेनिंग पार्ट 6 देख सकते हैं। ये एसईओ ट्रेनिंग का पार्ट 7 है और इस ट्यूटोरियल में हम आज ऑन पेज एसईओ को फिनिश कर देंगे। उसी के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ऑफ पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ की आउटलाइंस पढ़ेंगे और उसको बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे होपफुली। चलें देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बूस्ट साइट स्पीड। सो हाउ वी कैन बूस्ट आवर होम पेज वेबसाइट एंड एवरी एंड ईच पेज ऑफ आवर वेबसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़र पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर तो यूज़र को आपकी वेबसाइट पर आकर इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है, तो यूज़र बहुत तंग आ जाते हैं और वो आपकी वेबसाइट से क्विट कर जाते हैं। तो आप कैसे अपनी वेबसाइट के पेज की स्पीड को 2-3 सेकंड्स के अंदर ओपन करवा सकते हैं। कई यूज़र्स की वेबसाइट की पेज की स्पीड 12, 13, 10, 6 सेकंड होती है, लेकिन 5-6 आई विल रिकमेंड यू आपके वेबसाइट की स्पीड मिनिमम 3 से 4 सेकंड्स के मिड में होनी चाहिए। 3 से कम ही हो वो भी अच्छा है, 3-4 हो वो भी नॉर्मल है। चलें देखते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट किया जा सकता है। मैं आपको वर्डप्रेस के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से बताऊंगा और वैसे भी मैन्युअली कुछ टेक्निक्स और टिप्स इसके बारे में बताऊंगा। चलते हैं। वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम है W3 कैशे। ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तरफ से और काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से ये रिकमेंडेड है और इसको आप यूज़ करके वाकई फील करेंगे कि आपकी वेबसाइट काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ W3 कैशे। एक्चुअली इसका नाम W3 टोटल कैशे है। आप देख सकते हैं कितनी बार ये कितने लोगों ने इसको रिव्यूज़ दिए हैं और रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, इसके डाउनलोड चेक कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ, ये आप ऑथर का नाम लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि इस तरह के और भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसको मैं अब इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद इसको एक्टिव करूँगा अपने वर्डप्रेस के पैकेज के अंदर। एक्चुअली ये एक डेमो वर्डप्रेस है। एक्चुअली ये वेबसाइट है मेरी, तो मैंने उसमें एक डायरेक्टरी में टेस्ट के नाम से एक डेमो फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है ओनली फॉर लैब और डेमो पर्पज़, ताकि हम इसमें ट्यूटोरियल पे काम कर सकें। चलें, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें एक्टिव करने को कह रहा है, हम इसको एक्टिव कर देते हैं। सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट? ओके, हाइड दिस मैसेज कर दीजिए। प्लगइन अब एक्टिव हो चुका है। अब इस प्लगइन की सेटिंग की बारी है। तो सेटिंग के बारे में आपने परेशान नहीं होना कि सेटिंग्स अब किस तरह करेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग्स जो हैं वो बहुत अजीब सी और कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें आपको मे बी आपकी देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एक ऑप्शन का इजाफा हो गया है। ये देखें आप, परफॉर्मेंस का। ये सारे WPA इस कैशे के वो प्लगइन के वो हैं ऑप्शंस। और मैं आपको दिखाता चलूँ, मे बी स्पीड में भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा और हमारी सेटिंग के बाद और इजाफा हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये मे बी 2-3 सेकंड्स में ही ये पेज खुला है इस वक्त। और मैं आपको एक सेटिंग जो है वो रिकमेंड कर देता हूँ। वो सेटिंग्स कुछ मैं आपको दिखाता चलूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे knowledgeidea.com पे। knowledgeidea.com पे जाने के बाद आप वहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर W3 कैशे, जो मैंने ये नाम लिखा था, आपने बस ये नाम लिखना है। ये यहाँ का सर्च बॉक्स है। यहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ लिखना है, 1 मिनट, ओके, W3 कैशे। जब ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगी। उस पोस्ट के अंदर मैंने कस्टम सेटिंग रखी हुई है। 1 मिनट, आई थिंक ये ज़रा गलत लिखा गया है, W3 CACHE यहाँ पर। ओके, ये आप देख सकते हैं W3 टोटल कैशे सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है
उस आर्टिकल को भी आप रीड कर सकते हैं। वहाँ पर एक पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि आपने इस प्लगइन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता चलता हूँ नीचे। ओके एंड कम ऑन, एक्चुअली यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, ये सारी मैंने सेटिंग्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, और बाकायदा यहाँ पर पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल को आप देखें और उसके बाद इसको देखें और इसके बारे में तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप वो सेटिंग्स कहाँ से लेंगे। यहाँ पर आपको ये देखें, स्टेप 7 के नीचे, एक मिनट, स्टेप 7 के नीचे एक लिंक दिया होगा, डाउनलोड W3 टोटल कैशे सेटिंग। आपने जैसे सिर्फ इस डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाएंगे। आपने इसको स्टार्ट डाउनलोड करना है। ओपन फोल्डर कर लेता हूँ मैं, ये सेटिंग है, इसको मैं, ये WinRAR में है, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर सैम्पल नाम का एक फ़ोल्डर है, मैं उस पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये पूरी सेटिंग है, आप जस्ट इस सेटिंग को अपलोड करें, ऑटोमेटिकली पूरा प्लगइन सेटिंग में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता चलता हूँ। यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ इसकी जनरल सेटिंग पे चले जाएँ, परफॉर्मेंस एंड जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में जाने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेटिंग को अपलोड करना है। ये देखें, लास्ट ऑप्शन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटिंग। आपने सिर्फ इसको चूज़ फाइल करना है। उससे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कुछ चीज़ें कि आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करनी है। मींस कि आपको पता कैसे चलेगा कि पहले कितनी स्पीड थी, अब कितनी स्पीड है, क्या डिफ़र आया है बीच में, और क्या इंक्रीमेंट हुआ है, क्या डिक्रीमेंट हुआ है। उसके लिए एक वेबसाइट है tools.pingdom.com। ये बहुत एक अच्छी टूल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपकी एक वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी गलतियाँ, मिस्टेक्स को प्रीव्यू पे लेके आती है। जैसे कि मैं इसको दिखाता चलता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर पहले इसकी स्पीड चेक कर लेता हूँ। जैसे कि ये दिखा रहा है यहाँ पर 2.27 सेकंड इसकी वो है लोडिंग टाइम है, और ये बहुत अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था 3 सेकंड भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ये वाकई बता रहा है ये 2.27 मिली सेकेंड है, और 2 सेकंड एंड सम मिली सेकेंड्स हैं। और उसके बाद ग्रेड्स भी उसने अच्छा दिया है, 7 इतने इसने पॉइंट्स दिए हैं। और उसने साइज़, होम पेज का साइज़ भी बताया है कि होम पेज का साइज़ कितना KB है, कितना MB है। और यहाँ पर आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, एनालिसिस के कितने कनेक्शन एरर हैं, कितना सक्सेस रेट है, और कितनी रिडायरेक्टिंग है इस URL के ऊपर, कितने क्लाइंट एरर है, और सर्वर साइड पर कोई एरर है कि नहीं है। ये बहुत एक अच्छी बात होती है, सर्वर साइड पर आपको एरर का पता चल जाता है। हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पिछली बार जब आपने चेक किया था तो उसका क्या स्पीड थी, और अब इस बार चेक किया क्या स्पीड है, क्या इंक्रीमेंट है, और क्या सक्सेस रेट जा रहा है। इसी तरीके से मैं वापस आ जाता हूँ और मैं अब ज़रा ऐसा करता हूँ कि वो जो मैंने सेटिंग डाउनलोड की है अपनी वेबसाइट से, आप भी इसको डाउनलोड कीजिए, और बिल्कुल इसी तरीके से जाकर यहाँ पर परफॉर्मेंस में जनरल सेटिंग में जाकर बिल्कुल लास्ट में एक टैब होगी, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग के नाम से। आपने जस्ट वो फाइल जो मैंने डाउनलोड की है इसमें अपलोड कर देनी है। पहले मैं इसको चूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने डेस्कटॉप एक सैम्पल का फ़ोल्डर है, उसमें ये फ़ाइल को डाउनलोड किया है, और वो सैम्पल का फ़ोल्डर ये रहा। मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे ये फ़ाइल पड़ी है WP कस्टम सेटिंग। आपने जैसे इसको सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली क्लिक ऑन अपलोड, और ये इसको अपलोड कर लेगा और ऑटोमेटिकली तमाम सेटिंग खुद ब खुद सेट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं सेटिंग सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। ये सब कुछ करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ, आपने एम्प्टी कैशे लाजमी करना है। इस प्लगइन की ये एक ख़ासियत समझ लें, ये खूबी समझ लें कि आप जब भी कोई थीम इंस्टॉल करेंगे, जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे या अनइंस्टॉल करेंगे या डीएक्टिव एनीथिंग, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको लाजमी एम्प्टी कैशे करना पड़ेगा। जब तक आप एम्प्टी कैशे नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ सामने प्रीव्यू नहीं होगी। जैसे कि कोई आपने प्लगइन इंस्टॉल किया है, आपने एम्प्टी कैशे नहीं किया, तो आपको वो प्लगइन आपकी वेबसाइट पे काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। जब आप इसको एम्प्टी कैशे कर लेंगे तो वो आपको कैशे बिल्कुल एम्प्टी कर देगा, वरना वो कैशे में पड़ा हुआ डाटा आपको दिखाता रहेगा। मैं ज़रा इसको एम्प्टी कैशे पे क्लिक कर देता हूँ। एम्प्टी कैशे पे क्लिक करने के बाद हर चीज़ बिल्कुल सक्सेसफुली हो गई है। बाकी आप इन मैसेजेस को हाइड कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। एंड इस मैसेज को भी हाइड कर दें। अब मैं दोबारा इसकी वेबसाइट की स्पीड चेक करता हूँ, 2.27 सेकेंड्स है। होपफुली इतनी ही होगी क्योंकि उसने पेज का साइज़ भी बता दिया है, इतना ही है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी।
फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स इंपोर्ट करने के बाद सक्सेस रेट है, पहले 2.27 थी, अब उससे भी कम स्पीड हो गई है, मींस की स्पीड बढ़ गई है। अब 1.81 सेकंड्स में वेबसाइट खुल रही है, यानी कि वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई है। अब मैं इस वेबसाइट पे होम पेज पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि होम पेज प्रीव्यू हो चुका है। अब मैं अपना आर्टिकल खोलता हूँ तो आर्टिकल कितनी स्पीड से खुलेगा ये भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल खुल चुका है, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल करके रखेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी चलेगी और उसका ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, जो कि यूज़र आएंगे वो भी उससे खुश रहेंगे। और इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बूस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैनुअली टेक्निक्स मैंने आपको कहा था वो ये है कि जो आप अपना आर्टिकल्स राइट करते हैं, लाइक ये आर्टिकल हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें जो इमेजेस होती हैं, ये मैंने काफ़ी बड़ी इमेज लगाई हुई है, तो इमेजेस कम से कम आप 500 विड्थ रखें उसकी, और 500 के बाद तकरीबन 500 या 300 उसकी हाइट रखें। उससे ये होगा कि ज़्यादातर जो पेज लोडिंग स्पीड है वो इमेजेस कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि टेक्स्ट का तो उतना साइज़ नहीं होता। इमेजेस जो होती हैं वो काफ़ी केबीज़ में या एमबीज़ में चली जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी हर इमेज जो है वो 50 केबी से छोटी होनी चाहिए। अगर वो 50 केबी से छोटी है, होपफुली सारी इमेजेस तकरीबन 50 केबी से छोटी होती हैं, तकरीबन जो कि 500 के और 300 के या 500 की विड्थ में होती हैं, हाइट में होती हैं। तो लेकिन कोशिश कीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैनुअली आपका जो एक पॉइंट है टारगेट, वो 500 से केबी से छोटी इमेजेस होनी चाहिए। और मैं तो अपनी वेबसाइट पर पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो 15 या 20 केबी से ऊपर यूज़ नहीं करता। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है knowledgeid.com, और इस पर मैं तमाम तरह की ट्रेनिंग देता हूँ, हर चीज़ देता हूँ। यहाँ पर जो भी मैं इमेजेस लगाता हूँ, जैसे कि ये इमेजेस है, इस इमेज का जो साइज़ होगा वो मोस्टली ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। और ये देखें, आप अगर आपको दोबारा से इस प्लगइन को अच्छी तरीके से समझना है, आप मेरी साइट पर जाके इस W3 टोटल कैशे के इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो भी है, स्क्रीनशॉट्स भी हैं, और मैंने यहाँ पर आर्टिकल भी राइट किया है, और यहाँ से आपको अच्छे तरीके से भी समझ आ जाएगा। और या फिर आप जो मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ पे अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप सर्वर साइड से भी इसकी स्पीड को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट फर्दर ट्यूटोरियल्स के अंदर उसको मैं डिस्कस कर सकूँ कि कैसे कहते हैं, आप सर्वर साइड से कैसे अपनी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वो फर्दर हम टॉकिंग करेंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं अब ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। इमेजेस कॉपीराइट, वाटरमार्क के बारे में हम पिछले ट्यूटोरियल्स में बात कर चुके हैं कि आपकी इमेजेस के ऊपर वाटरमार्क होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा लेटेस्ट ट्यूटोरियल है, ये वाला, ये दो लेटेस्ट हैं, लेकिन इसमें मैंने इमेजेस लगाई है जो कि मैं तकरीबन हर आर्टिकल में वाटरमार्क्स के साथ इमेजेस लगाता हूँ, ताकि मेरी इमेजेस को कोई स्टील ना कर सके और चुरा ना सके। जैसे कि ये एक इमेज है, तो मैंने ये वाटरमार्क लगाया हुआ है नॉलेज आइडिया का। मेरी तकरीबन हर इमेज के साथ वाटरमार्क होता है, इसके साथ नहीं है क्योंकि ये इमेजेस मेरे, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, मैं इसके साथ नहीं मैंने यूज़ किया। आप यहाँ पर वाटरमार्क दे सकते हैं। वाटरमार्क का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी वेबसाइट गूगल इमेजेस के अंदर प्रमोट हो रही होती हैं, लोग आपकी वेबसाइट का नाम पढ़ रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि कोई अगर आपकी वेबसाइट, आपकी इमेजेस अगर उसको स्टील करता है, चुराता है, तो जब तक उसको एडिट नहीं कर लेता तो वो इमेजेस को यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो यूज़ करेगा तो फिर वो गूगल उसको अच्छा नहीं समझेगा। तो इसका ये फ़ायदा है, आपकी इमेजेस जो होती हैं सिक्योर रहती हैं और यूनिक भी होती हैं दूसरों से, ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी की दूसरे की इमेजेस चुराई हैं। ठीक है, ये बस इतना सही टॉपिक है वाटरमार्क का। बाकी अगर आपने वाटरमार्क बनाना सीखना है कि किस तरह बनाते हैं वाटरमार्क, तो आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, इस सर्च बॉक्स के अंदर कि वाटरमार्क, हाउ टू मेक ए वाटरमार्क। यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आप खाली वाटरमार्क ही लिख देंगे तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि वाटरमार्क किस तरह बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है हाउ टू मेक वाटरमार्क इन फोटोशॉप एंड हाउ टू मेक ए वाटरमार्क इन कोरल ड्रॉ। ये दोनों में आपको बनाना सिखा देंगे। आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा और आपको आर्टिकल भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको ज़रा ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो था वो है फर्दर ब्रांड कलर्स एंड टाइपोग्राफी टिप्स। ब्रांड कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एसईओ पर्सपेक्टिव की नहीं, ये एक्चुअली डिज़ाइनिंग की पर्सपेक्टिव की तरफ से है। जो ब्रांड कलर है ये एक्चुअली जो पॉइंट है ये एसईओ के पर्सपेक्टिव की तरफ से नहीं है, ये एक वेब डिज़ाइनर की पर्सपेक्टिव से है।
और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट पे चूज़ जाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट का जो ब्रांड कलर है वो ये लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन है, जो कि एक किस्म का नॉलेज को प्रेफरेंस करता है। ये जो कलर्स हैं ये नॉलेज को प्रेफरेंस करते हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं लाइट ब्लू है, और इन दोनों कलर्स के अलावा और कोई कलर आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर। ये एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो इनका जो मर्ज़ी कलर हो इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लू है, और बटन्स भी तकरीबन लाइट ब्लू हैं और उसके बाद ग्रीन है। बाकी मैंने फूटर को लाइट शेडो दिया हुआ है, और उसके अलावा ये भी लाइट हाफ कलर वाइट कलर्स हैं। बाकी जो मेरे मेन ब्रांड कलर्स हैं वो आप देख चुके हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ब्लू है और लाइट ब्लू है, ग्रीन है। इसी तरीके से कि आपकी वेबसाइट पे जो कलर्स होने चाहिए वो ब्रांडेड होने चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट की एक पहचान एक जगह पर बन सके। उसके बाद दूसरी चीज़ जो थी हमारे पास थी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी कहते हैं फ़ॉन्ट्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फ़ॉन्ट्स की कलेक्शन है। फ़ॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, प्रोबेबली ये आपको समझ आता होगा पढ़ने में, और मैंने इसका फुल डार्क कलर ब्लैक में नहीं रखा, क्योंकि फुल डार्क कलर ब्लैक जो होता है वो आइज़ को रिफ्लेक्ट करता है और वो डिस्टर्ब करता है रीडिंग के दौरान। तो इन चीज़ों का भी आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से। ये एक एक्चुअली एसईओ का पर्सपेक्टिव नहीं है, मैं दोबारा बताता चलूँ, ये एक डिज़ाइनिंग का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ मैं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूज़र पे बड़ा इम्पेक्ट करता है कि आपकी वेबसाइट डिज़ाइन कैसे की गई है। और आप ये हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका फ़ॉन्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा इसको डिज़ाइनिंग की तरफ से मैं करके दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ से बस मैं सिर्फ इसको चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ इसको छेड़ूँगा, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि किसी के रबो को स्लैब है। मैंने इसको जैसे इसको फ़ॉन्ट हटाया तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं फ़ॉन्ट में चेंजिंग आ गई। अब मैंने फ़ॉन्ट लगाया, इसी तरीके से मैं आपको बताने के चाह रहा था कि यहाँ पर फ़ॉन्ट अप्लाई हुए हैं, वरना ये असल फ़ॉन्ट कोई और हैं और फ्रंट पे कोई और प्रीव्यू हो रहे हैं। इसी तरीके से आप ये सारे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर थीम में एक ऑप्शन होती है टाइपोग्राफी के नाम की, ये आप देख सकते हैं। टाइपोग्राफी में जाकर आप फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट की फैमिली और फ़ॉन्ट का कलर, ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ पे जाकर आप उसको हैंडल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसी ट्यूटोरियल के साथ आज हम ये अपना ऑफ़ करते हैं। ऑन पेज एसईओ हमने तकरीबन सारी ही कर ली है। और लास्ट चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि मैंने आपको इसमें एक चीज़ बीच में नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने वो लास्ट के लिए बचा के रखी थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट में बताई जाए तो वो आपको याद रहेगी, अगर मैं बीच में बताता तो मे भी आपको भूल जाती। वो ये थी कि मैंने आपको इंटरनल लिंकिंग आर्टिकल्स के अंदर करना बताई थी। बाकी मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इंटरनल लिंकिंग का कोब वेब वेबसाइट पर किस तरह बनाया जाता है। कोब वेब कहते हैं मकड़ी के जाले को। बिल्कुल एक ग्लोबली आप एक जाला बना देते हैं अपनी वेबसाइट पर, किस चीज़ का इंटरनल, और वो किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कई आर्टिकल्स मैं भी आपको दिखाता हूँ। वर्डप्रेस के थीम्स के बारे में हम ज़रा देखते हैं। इसको छोड़ दें, मैं आपको डायरेक्ट ही एक पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पर होगा अबाउट अस पे। अबाउट अस पे मैं एक चला गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़रा आप देखेंगे, अब करना ये है कि आपने यहाँ पर लिंक्स लगे हुए हैं कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लिंक लगे हुए हैं। ये एक अबाउट अस लिखा हुआ है, एक किस्म का आर्टिकल ही समझ लें आप इसको। कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट के मिड में ये लिंक लगे हुए हैं। ये वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। मैं इसको एक अलग टैब में खोल लेता हूँ। जैसे कि ये एक मिनट, इसको टैब में खोलिए, knowledgearray.com। ये मैंने इसी वेबसाइट के होम पेज से मैंने उसको लिंक किया हुआ है, मींस के इसी पेज के वेबसाइट के होम पेज से ये लिंक किया हुआ है। और उसके बाद बिकम ए मेंबर, ये राइट विद अस फॉर अस, ये आप देख सकते हैं ऊपर ये जो पेज है इससे इसको लिंक किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर गेस्ट पोस्ट, ये दोबारा उससे लिंक किया हुआ है। सिराज महमूद, ये हमारा गूगल प्लस का पेज है। कृष्ण कुमार सिल्वरी, ये भी गूगल प्लस का पेज है, ये ठीक है। एंड उसके बाद ऑल टेक मैस, ये कोई और वेबसाइट है, पार्टनर वेबसाइट है हमारी। उसके बाद उसी तरीके से ये पेजेस हमने यहाँ पर 3 4 5 6 लिंक्स लगाए हुए हैं बीच में बार बार, और हमने ये अपनी वेबसाइट के अंदर ही रिपीट किए हुए हैं। मींस के पहले हम अपने होम पेज को कॉन्टैक्ट अस पेज से, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को इससे,
यानी कि एक पेज को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, और फिर दोबारा पहले को दूसरे से, यानी कि आपस में हर पेज को एक पेज से 3-4 पेज लिंक किए हुए हैं, 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, इसी तरीके से बार बार। इसी तरीके से हम आर्टिकल्स के अंदर भी लिंक करते हैं, यानी कि एक आर्टिकल के अंदर 3-4 आर्टिकल या 2-3 आर्टिकल को हम लिंक कर देते हैं। उससे ये होता है कि एक आर्टिकल पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट पर्सन दूसरे उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट उस पे आर्टिकल्स पे रीडायरेक्ट होता है, उससे पेज व्यूज़ में भी इंक्रीमेंट आता है, और उसके बाद एसईओ के पर्पज़ के हिसाब से भी इंक्रीमेंट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये कोई इतना कॉम्पेटिबल तरीका नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल्स को आर्टिकल से लिंक कर सकते हैं। जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक करेंगे, अपने ही वेबसाइट के आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट के आर्टिकल से ही लिंक करेंगे, ताकि बीच में पढ़ते हुए आसानी हो और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो, तो वो लिंक्स हमारे कहलाएंगे इंटरनल लिंक्स। और अगर हम अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी बाहर की वेबसाइट को लिंक करते हैं, पार्टनर साइट्स को लिंक करते हैं, एफिलिएट साइट्स को लिंक करते हैं, लाइक ये हमारी पार्टनर साइट है ऑलटेकमेस, मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ। मैंने ये मेरी नॉलेज आइडिया साइट नहीं है, तो ये जो है, अब ये बताता चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये जो है ये एक्सटर्नल लिंक है, एक ये बाहर से है, एक्सटर्नल लिंक है, और जो वेबसाइट के अंदर है वो इंटरनल लिंक है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाहर के लिंक्स कौन से हैं और अंदर के लिंक्स कौन से हैं। जैसे कि ये सिराज महमूद है, ये गूगल प्लस की मेरी प्रोफाइल है ऑफिशियल, जिस पे मैं तमाम अपडेट्स देता हूँ। तो ये हमारा सोशल मीडिया का लिंक है, ये है तो सोशल मीडिया, लेकिन ये एक एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट्स के एसोसिएट तो है, लेकिन ये मेरी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। ये एक बाहर से मेरी वेबसाइट के साथ एसोसिएट एक सोशल अकाउंट है। सो ये दो तीन चीज़ें हैं जैसे कि आपको बतानी थी मैंने, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पेज को दूसरे से, और दूसरे को तीसरे से, और तीसरे को चौथे से लिंक करना, आपस में लिंक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के हिसाब से। इससे ये होता है कि आपकी एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मेरे पास कुछ ऐसे मिसालें भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम वर्डप्रेस के थीम्स को रिसर्च करते हैं, मैं अपनी वेबसाइट्स पे वर्डप्रेस की काफ़ी कलेक्शंस रखता हूँ थीम की, तो अगर आप इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री वर्डप्रेस में मैं आ जाता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स होंगे, जैसे कि ये देखें, ये मेरा एक आर्टिकल था स्टार्ट ए ब्लॉगिंग जर्नी, तो मैंने उसको एक कंटेंट के अंदर लिखते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर एक कीवर्ड बन रहा है, तो मैंने उस कीवर्ड था ब्लॉगिंग जर्नी, स्टार्ट ए ब्लॉगिंग जर्नी, तो मैंने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी एक वेबसाइट का लिंक को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। मैं आपको इस लिंक पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट टैब में खोल के दिखाता हूँ। इसको बंद कर देते हैं, इसको ही बंद कर देते हैं। ये मेरा आर्टिकल था, क्योंकि अब ये देख सकते हैं आप कि ये knowledgeidea.com ही है, मींस के ये मेरी वेबसाइट पर नया आर्टिकल है जिसको मैंने लिंक किया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये मेरी वेबसाइट के साथ एसोसिएट है, और बहुत डीपली एसोसिएट है, क्योंकि मेरी वेबसाइट का ये एक हिस्सा है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिंक्स आ रहे हैं डाउनलोड के, लाइव डेमो के, तो ये थीम्स के हैं, और ये जो लिंक्स हैं ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं, दूसरी वेबसाइट्स को ये रेफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद में मेरे पास 2-3 मिसालें ऐसे भी होंगी। अब फुली एसईओ ऑप्टिमाइज, मैंने एसईओ पर यहाँ लिंक लगाया हुआ है, तो आप एसईओ को चेक कर सकते हैं कि ये एक और आर्टिकल है उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, यानी कि ये भी एक इंटरनल लिंक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी, जैसे मेरी ऑर्थर प्रोफाइल पे मैंने गूगल प्लस का लिंक लगाया हुआ है, तो ये एक एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन मेरी वेबसाइट के साथ एसोसिएट है, एक्सटर्नल है बट ये एसोसिएट है, सोशल मीडिया का लिंक है गूगल प्लस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन चीज़ों को। और हम अब क्योंकि अब हमारी ऑन पेज एसईओ तकरीबन ख़त्म ही हो गई है, और तकरीबन क्या कंप्लीट ख़त्म हो गई है, और तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ख़ास तौर पे ये जो इंटरनल लिंक्स मैंने आपको बताएंगे तो ख़ास से ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए यही मैं आपको एंड में बता रहा हूँ कि आपके आर्टिकल्स के अंदर इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये याद रखिएगा कि फ़जूल इंटरनल लिंक नहीं बनाने, रिडंडेंसी को आपने कम करना है, और उसके बाद आपने जो बिल्कुल सही, एक्यूरेट और रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ, रेलिवेंट्स और एक्यूरेट कीवर्ड्स के साथ आपने इंटरनल लिंक्स बनाने हैं। ऐसे रीड मी क्लिक हेयर पर नहीं बना देने, रीड मी क्लिक हेयर जो होते हैं ये इंटरनल लिंक्स नहीं कहलाते, ये आप अपना वक्त ही ज़ाया कर रहे होते हैं, अपनी एसईओ को ख़राब कर रहे होते हैं, स्पॉइल कर रहे होते हैं।
तो उसके बाद मैं ये आखिरी पॉइंट था जो आपको मैंने इम्पोर्टेंट था, ये मैंने आपको बताना था। और कोशिश कीजिए कि ये जो आप इंटरनल लिंक्स लगाएं, ये अगर आपकी वेबसाइट के लिंक्स हैं तो आप इसको ओपन न्यू टैब में ना करें। और अगर आपकी जैसे कि ये मैंने लिंक लगाया है तो ये मेरा इसी टैब में है, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर ये ब्राउजिंग करना शुरू हो गई थी, मैंने क्लिक किया था तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। अब जैसे कि ये मेरा लिंक है व्यू लाइव डेमो, मैंने अब कोई शिफ्ट नहीं दबाया, कोई कंट्रोल नहीं दबाया, लेकिन ये एक न्यू टैब में खुलेगा। उससे ये होगा कि आपकी जो अपनी टैब होगी ये डिस्टर्ब नहीं होगी, आपका ये पेज खुला रहेगा और आपका यूज़र इस पर स्टिक रहेगा। ओके, थैंक यू। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, क्योंकि ये ऑन पेज एसईओ का लास्ट ट्यूटोरियल था। पार्ट 7 तक हमने ऑन पेज एसईओ आपको टीच की है और उसके बारे में बताया है, उसके बेसिक्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में बताया है। और कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, आप हमें फ़ीडबैक देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट्स में मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर भी पड़ा हुआ है, आप मुझे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ मेरे नंबर्स हैं, उसके बाद मेरी ईमेल्स हैं, यहाँ पर आप अपना डायरेक्ट फ़ीडबैक दे सकते हैं। या फिर आप मुझे फ़ेसबुक का मेरा पेज है, मैं आपको दिखाता चलूँ, फ़ेसबुक का मेरा पेज है, आप मुझे यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक किंग सनी के नाम से मेरी प्रोफाइल है। मैं आपको यहाँ पर यूआरएल दिखा देता हूँ। ये मेरी यूआरएल है चॉइस टाइम, आप इसको देख लें। और अगर आप इसको टाइप करेंगे तो मेरा ही नाम आएगा। यहाँ पर दूसरा तरीका ये है, अगर आपने मुझे फाइंड करना है तो आप सिर्फ 3 चीज़ें लिखिए, किंग सनी, और आगे गूगल लिख दीजिए। एक मिनट, GWGLE, सॉरी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। जैसे आप किंग सनी गूगल लिखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा किंग सनी का, क्योंकि मैं गूगल पे भी काम कर चुका हूँ, उसके काफ़ी स्ट्रेटजीज एल्गोरिथम्स पे काम कर चुका हूँ और उसके बारे में काफ़ी मेरे पास मालूमात है और मैं इन चीज़ों को काफ़ी डीपली जानता हूँ, क्योंकि मैं 2012 से एसईओ सीख रहा हूँ और एसईओ कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं इसके ऊपर। और अभी तक मैं उस चीज़ के ऊपर सीख भी रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और आज भी हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिन पे हम काम करते हैं एसईओ के। और हम इंटरनल और एक्सटर्नल काम करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। हम इन कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री दोनों के ऊपर काफ़ी डीपली काम करते हैं। और हमारे लिए कोई क्लाइंट भी कोई आम नहीं होता, हमारे लिए हर कोई स्पेशल होता है। हमारा हर प्रोजेक्ट हमारे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि एसईओ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए, वरना तो सोशल मीडिया से आप पेड ट्रैफिक ले सकते हैं, लेकिन गूगल से ऑर्गेनिक और फ्री ट्रैफिक लेने का अपना ही मज़ा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल बिल्कुल पसंद आया होगा। आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। अगर आपको कोई फर्दर बात करनी है, मुझसे चैटिंग पे रहना है, मुझसे स्टे अपडेट रहना है हर वक्त, तो आप मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे फेसबुक के पेज पे यहाँ पर फेसबुक के पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा यूआरएल है facebook.com/choicetime। एंड यहाँ किंग सनी गूगल सर्च बार में लिखेंगे तो आप मुझे देख लेंगे। यहाँ पर किंग सनी के नाम से मेरी प्रोफाइल है। और उसके अलावा फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं तो आप हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल टॉक अबाउट द पार्ट 7 ऑफ द एसईओ ट्रेनिंग, पार्ट 8 of the SEO training with the off-page SEO journey. Hopefully you will understand all the aspects with each and every perspective. Thank you so much for watching this tutorial. Thank you so much and goodbye.